अहमदाबाद विमान हादसा भारत के इतिहास की सबसे भयावह विमान त्रासदियों में से एक है। इस त्रासदी ने कई लोगों के घर उजाड़ दिए, करीब 300 परिवारों में मातम पसर गया। कई कहानियां सामने आई जिन कहानियों के बारे में जानकर रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह लोग कुछ उम्मीदों के साथ खुशियां मनाने अपने अपने लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन विमान उड़ा पर मंजिल तक नहीं पहुंचा। ऐसे में जिस हादसे ने 275 जिंदगियां छीन ली, उसकी जांच होना तो जरूरी है। हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि इस हादसे के पीछे का कारण क्या था, क्यों ये इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या वजह रही तो कि 2 किलोमीटर दूर जाते ही जहाज क्रैश हो गया। अब जांच शुरू भी हो गई है क्योंकि प्रेशर है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। 275 जिंदगियां गई हैं, करीब 300 परिवारों में मातम है, सभी का प्रेशर बढ़ रहा है और ऐसे में जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन जांच के बीच अब एक नया एंगल भी निकल कर आ गया है। घटना स्थल पर जो जांच टीम मौजूद है उसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस घटना में आतंकवादी संगठन का भी हाथ हो सकता है। और सवाल अब यह है कि आखिर क्यों होने लगी है इस बात की चर्चा। इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशु। 12 जून को जो हादसा हुआ उसके बाद से विमान बनाने वाली जो कंपनी है बोइंग, उस पर तो सबसे ज्यादा सवाल उठ ही रहे हैं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं लगभग अनगिनत विवाद हैं जो बोइंग पर हमेशा उठते रहे हैं। बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, बोइंग की जिस तरह से खड़े खड़े जहाज़ों में जो आग लग जाती है, ये तमाम सवाल बोइंग पर उठते रहे और यही वजह है कि बोइंग कंपनी के जहाज़ों को बैन भी किया गया है। अभी भी अमेरिका में जांच चल रही है और इसी का नतीजा ये भी हुआ कि बोइंग के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। हालांकि कुछ इस घटना के लिए पायलट की चूक को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसी भी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि पायलट की लापरवाही या पायलट मामले को समझ नहीं पाया, किसी तरह की गलत जानकारी, किसी तरह की गलत अपडेट वहां पर कर दिया गया और वगैरह वगैरह बहुत सारी वजह बताकर पायलट पर को भी इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उससे इस बात की संभावना बिल्कुल न के बराबर हो जाती है कि ये जो घटना हुई, ये जो हादसा हुआ, उसके लिए पायलट जिम्मेदार है। इस सब पर चर्चा चल ही रही थी कि एनआईए और एनएसजी की जो मौजूदगी हादसे वाली जगह पर देखी गई है, उसने इस हादसे को एक रहस्यमयी मोड़ दे दिया है। सवाल है कि क्या ये वास्तव में एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। जांच एजेंसियों को न केवल हादसे के कारणों का पता लगाना होगा, बल्कि जनता के बीच जो संदेह बढ़ रहा है उसको भी दूर करना होगा, क्योंकि संदेह है कि क्या हमारी जिंदगियों की कोई मूल्य ही नहीं है। क्यों इस तरह की कंपनियों के जहाज़ों का इस्तेमाल हो रहा है भारत में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट के कई दावे लगातार होते रहे हैं और खुद कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से वो दावे किए गए हैं। ये तमाम संदेह हैं और ऐसे में जांच होना ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है सभी तथ्यों का पारदर्शी तरीके से सामने लाया जाना। और इस हादसे ने इतने परिवारों को तबाह तो किया ही है, साथ ही भारतीय विमानन उद्योग की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में हर किसी को बस ये उम्मीद है कि जल्द ही घटना का कारण सामने आएगा और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने जो बयान अभी हाल ही में दिया उसने सभी को हैरान भी कर दिया, जिसमें उन्होंने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया कि एक्सीडेंट रोके नहीं जा सकते। और गृह मंत्री के इस बयान के बाद से विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने गृह मंत्री की आलोचना की है और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, गृह मंत्री के इस बयान की पूरे देश में आलोचना हो रही है। और अब सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं कि अगर दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, अगर इस पर कोई कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे जनता की तो कौन लेगा। और सरकार पर जब सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में इस घटना की सच्चाई आना और भी जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में हादसे की गंभीरता और इसके पीछे के संभावित कारणों की जांच के लिए कई एजेंसियां सक्रिय हो गई या कहें कि की जा रही हैं। लेकिन इस जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अचानक से जो एंट्री हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एनआईए, जो कि आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के लिए जानी जाती है, और एनएसजी, जो विशेष रूप से आतंकी हमलों और उच्च जोखिम वाली सुरक्षा स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित है, उसकी मौजूदगी ने इस हादसे को एक सामान्य विमान दुर्घटना से कहीं अधिक गंभीर बना दिया है।
ये सवाल इसलिए क्योंकि उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को मेडे कॉल दी थी, जो विमान में आपातकालीन हालात का ही एक संकेत होता है। इसके बाद विमान से कोई संपर्क नहीं हो सका और ये हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ ही दूर मतलब मात्र 2 किलोमीटर। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान के टेक ऑफ के तुरंत बाद अगर दुर्घटनाग्रस्त होने और मेडे कॉल के बाद संपर्क टूटने से यह संभावना बनती है कि विमान में कोई बाहरी हस्तक्षेप हुआ है। गुजरात एटीएस द्वारा दुर्घटना स्थल से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि डीवीआर की बरामदगी ने भी इस कोण को और मजबूत किया है, यानी ये एंगल और पुख्ता हो गया है कि हो सकता है कि विमान के साथ कोई बाहरी छेड़छाड़ की गई हो और जानबूझकर साजिश की गई हो इतने बड़े हादसे को लेकर। हादसे के एक दिन बाद 13 जून को एनआईए की एक विशेष टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची। इसके बाद एनएसजी के कमांडो को भी मेघानी नगर में तैनात किया गया। ये दोनों एजेंसियां आमतौर पर उन मामलों में सक्रिय होती हैं जहां आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका होती है। उनकी मौजूदगी ने अब तुरंत सवाल खड़े उठाए हैं कि क्या ये हादसा केवल तकनीकी खराबी या मानवीय भूल का परिणाम था या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी। एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार यह दावा किया गया है कि भारत सरकार के एक रिटायर्ड शीर्ष अधिकारी हैं। उन्होंने बताया है कि इस हादसे की जांच 2 हिस्सों में हो रही है। पहला हिस्सा है तकनीकी है, जिसकी जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और बोइंग के इंजीनियर्स को सौंपी गई है। और दूसरा हिस्सा है सुरक्षा और साजिश के दृष्टिकोण से, जिसमें यह जांच की जा रही है कि क्या विमान के इंजन या दूसरे जो उपकरण हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी। और इस संदर्भ में एनआईए और एनएसजी की भूमिका संदिग्ध गतिविधियों की जांच और संभावित सबूतों को सुरक्षित करने की हो सकती है। अब एनएसजी की तैनाती आमतौर पर तब होती है जब किसी बड़े आतंकी हमले या विस्फोटक उपकरणों की आशंका होती है। उनकी मौजूदगी से ये संकेत मिलता है कि जांच एजेंसियां ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि दुर्घटना स्थल पर कोई संदिग्ध सामग्री या विस्फोट ना हो। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनएसजी की भूमिका अन्य एजेंसियों की सहायता तक सीमित है, लेकिन उनकी उपस्थिति ने आम लोगों और मीडिया में संदेह को बढ़ा दिया। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति की मौजूदगी ने भी साजिश के सिद्धांतों को हवा दी है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह हादसा ऑपरेशन सिंदूर जैसे कथित अभियानों का बदला भी हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद। क्योंकि ये भी बहुत अहम और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस हादसे में 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिकों की जान चली गई है, जिसने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दे दिया है। ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारियों की दुर्घटना स्थल पर पहुंचना और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की जांच में शामिल होने की घोषणा ने भी इसे और ज्यादा जटिल बना दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह हादसा भारत, ब्रिटेन या फिर दूसरे देशों के बीच किसी भू राजनीतिक तनाव से जुड़ा हो सकता है, यानी जानबूझकर 2 देशों के बीच संबंध खराब करने की कोशिश भी हो सकता है। अब बोइंग की अगर बात करें तो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की तकनीकी विश्वसनीयता पर तो पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। हाल के वर्षों में बोइंग के कई मॉडल्स में तकनीकी खराबी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस हादसे में बोइंग के डिजाइन या रखरखाव में कमी एक कारण हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि किसी से जानबूझकर विमान के सिस्टम में हस्तक्षेप किया हो, जिससे ये कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जा सके। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए इस हादसे की जांच में एएआईवी, डीजीसीए, गुजरात पुलिस, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, एनआईए, एनएसजी, एनटीएसबी और यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जैसी कई एजेंसियां शामिल हैं। एएआईवी ने ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया है, जो हादसे के अंतिम क्षणों की जानकारी दे सकता है। इसीलिए अब सभी की निगाहें इन तमाम जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ही उन 275 लोगों की जिनकी जान गई है उनको न्याय दिला सकती हैं। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।